विधानसभा की खबर के साथ, जहां विधानसभा का बजट सत्र जारी और इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर शिक्षा विभाग में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। माने कार्यक्रम ये बीजेपी ने धंधा खोल रखा पैसा कमाने का। खेल चला। शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला, पोषाहार और स्कूल ड्रेस में घपला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कांग्रेस पर हमला। पोषाहार और ड्रेस खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप। मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्कूलों में पोषाहार घोटाले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मदन दिलावर ने सीएजी रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 59,81,000 छात्र रजिस्टर्ड थे, जबकि 66,82,000 स्टूडेंट्स को पोषाहार दिया गया, जो सीधा सीधा बड़ा भ्रष्टाचार है। मदन दिलावर ने मामले की जांच के लिए सदन में जांच कमेटी बनाने की घोषणा की। मदन दिलावर यही नहीं रुके, उन्होंने मदरसों में ड्रेस और मिड डे मील में घोटाले के भी आरोप लगाए। मदन दिलावर ने कहा कि जितने स्टूडेंट्स नामांकित थे, उससे भी कई ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस खरीदी गई। जब उतने स्टूडेंट्स ही नहीं थे तो जाहिर है ये ड्रेस खरीदी ही नहीं गई। ड्रेस खरीदने के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। प्रथम दृष्टया जो जांच की थी और उसमें घोटाला पाया गया है, क्योंकि 1,30,000 बच्चे थे जो हमारे साला दर्पण पर बच्चे उपलब्ध होते हैं या जो दर्शाते हैं, क्योंकि सबका उल्लेख हम साला दर्पण पर रखते हैं। तो इन्होंने जो यूनिफॉर्म खरीदना बताया रिकॉर्ड पर, वो 2 लाख समथिंग बच्चों की बताया है। यानी एग्जैक्ट कहूँ तो 2,08,000 बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदना बताया है। यानी जो बच्चे ही नहीं थे तो यूनिफॉर्म खरीदी नहीं होगी, केवल कागजों में खरीदकर बड़ा घोटाला कर दिया है। इसी प्रकार से बच्चे ही नहीं थे तो उतने ही लोगों का मिड डे मील उठाया होगा, उसमें भी बड़ा घोटाला है। इसकी भी एक कमेटी बनाकर जांच करवा रहे हैं, विस्तृत जांच करवा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अगर घोटाला हुआ तो इन्हें बताने में 1.25 साल से ज्यादा का समय क्यों लग गया। वो आरोप लगा रहे थे पूर्ववर्ती सरकार पे। जब मैंने ये पूछा कि जब पूर्ववर्ती सरकार खर्च नहीं कर पाई या भारत सरकार से पैसा नहीं आया, तो मंत्री के पास जवाब नहीं था। और इसी प्रकार से जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के अंदर कैडर बनाने का काम हमने ही शुरू कर दिया था। तो आप पिछले 1.5 वर्ष से क्या कर रहे हो? आज भी आप कह रहे हो फाइनेंस में भेजेंगे, इसकी अनुमति लेंगे, तो फिर इसका मतलब तो आपने 1.25 साल में कुछ किया ही नहीं। मदन दिलावर के आरोपों पर कांग्रेस चौतरफा हमलावर है। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने कहा कि शिक्षा की बेहतरी के बजाय मुद्दे से भटकाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने मंत्री जी का बयान तो नहीं सुना, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मंत्री जी जो मूल वास्तव में बिंदु हैं, जो राजस्थान की शिक्षा से जुड़े हुए हैं और राजस्थान की शिक्षा की बेहतरी के लिए जो उनको काम करना चाहिए, उन पर नहीं जाकर के वो केवल उल जुलूल बयान देने का उनका जो पुराना तरीका रहा है उसी को अपना रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल हमने हाउस में उठाया है कि जो स्कूल के बच्चों की ड्रेसेज हैं जो फ्री मिलती है, वो अभी तक पूरे सेशन की स्कूल की बच्चों को वो ड्रेस नहीं मिली। आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में टीचर नहीं लगा रहे, उनको समीक्षा के नाम पर बंद करना चाहते हो और तरह तरह के बयान दे करके इस राजस्थान के स्कूल की शिक्षा को खत्म करना चाहते हो। मदन दिलावर ने सख्त लहजे में कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। वहीं कांग्रेस की ओर से मनीष यादव ने कहा कि अगर कोई दोषी है तो बेशक कार्रवाई करें, लेकिन सरकार शिक्षा विभाग और छात्रों के हित में काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक हो सकते हैं। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दीप्ति किरण माहेश्वरी ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया। रिपोर्ट देखिए। नवंबर तक हो सकते हैं शहरी निकाय चुनाव। सदन में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का जवाब। वर्ष 2025 में
सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी रखी राय। कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, ताकि बार बार चुनाव होने से जो आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने की वजह से जो विकास की गति बाधित होती है वो गति बाधित नहीं है। विधानसभा में बिजली पानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया। इन सब के बीच वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत निकाय चुनाव की संभावित तारीख को लेकर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से पूछा कि निकाय चुनाव कब होंगे, जिस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया कि 2025 के नवंबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वही सरपंच जहां थे वहां नगर पालिका बन गई, उनको चेयरमैन बना दिया। और उनको जो ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर ये हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? सरपंचों का तो उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वही सरपंच जो चेयरमैन बन गए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को, नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। विधानसभा का बजट सत्र जारी है। वहीं सदन में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दीप्ति किरण माहेश्वरी ने वन स्टेट वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया। इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बार बार चुनाव आचार संहिता लगने से विकास के कार्य बाधित होते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होने से सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ होंगे, इससे बार बार विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। वहीं भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मांग लें। महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों के में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर गौरतलब है कि राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी जारी है। वार्ड सीमांकन और वोटर लिस्ट अपडेट का काम पूरा होते ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। सरकार की योजना है कि 2025 के नवंबर तक सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों में रुकावट न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान विधानसभा में आज अजीब नजारा देखने को मिला, जब नागौर के मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन का सदन में बोलने के दौरान पन्ना गुम हो गया। स्पीच लिखा पेज उनके डेस्क पर नहीं मिला, जिसके बाद वे आसपास इस पेज को ढूंढते हुए नजर आए। मकराना से विधायक जाकिर हुसैन को पानी के मुद्दे पर बोलना था, लेकिन स्पीच से पहले ही उनका पेज खो गया। इसके बाद वे करीब 1 मिनट तक उसे ढूंढते रहे। इस दौरान वो काफी असहज नजर आए। 1 मिनट मेरा टाइम देना, प्लीज सदस्य बाद में मिल जाए तो भेज देना। 1 मिनट में यार, 1 मिनट।
तो वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि प्रदेश में विजयनगर और भीलवाड़ा में बच्चियों को ब्लैकमेल जैसे मामलों में सरकार बदलने के बाद भी कार्रवाई के लिहाज से कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ऐसे मामलों में भी सामान्य मामलों की तरह कार्रवाई करते हैं। जयपुर में वीएचपी के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और छोटी छोटी बच्चियों की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराते धमकाते हैं। अधिकतर मामलों में पुलिस तक शिकायत नहीं पहुंच पा रही, साथ ही ऑफिसर्स इन मामलों को प्रेम प्रसंग बनाकर टाल रहे हैं। होने वाले दिन रात को 12 बजे 11-12 बजे के बीच में प्रशासन जेसीबी लेकर के वहां से दूर बस स्टैंड का कोई कैबिन लगे उनको जाके तोड़ देता है। क्या जल्दबाजी थी? घटना यहां हुई है, मांगे कुछ और है, एक मांग वो भी थी तो पहले दिन कार्रवाई कर दी, कुछ कैबिन तोड़ दिए। उसी समय योजनाबद्ध तरीके से वहां से कोई आधा किलोमीटर दूर कुछ कैबिन जल जाते हैं। दो तरह की रिपोर्ट है कि वो मुसलमानों द्वारा जलाए गए कंपनसेशन के लिए, पुलिस का कहना है किसी अज्ञात लोगों ने जलाए। डिमांड चार्टर दिया जाता है, डिमांड चार्टर में 14 मांगे होती हैं। डिमांड चार्टर में कुछ मांगे जो बताता हूं, जो कानूनी दृष्टि से कितनी सही है वो अभी तक नहीं हुई है। उधर बुधवार की सुबह दौसा के उदयपुरा गांव से आई खबर ने जिले के आला अधिकारियों की नींद उड़ा दी। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे है। जोर आजमाइश, धक्का मुक्की और समझाइश में जुटी पुलिस। तस्वीरें दौसा के उदयपुरा गांव की है। ढेरा की ढाणी में अंतिम संस्कार से रोकने पर इलाके में तनाव पैदा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। विवाद की सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन कोई अपनी जगह से इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दरअसल ढेरा की ढाड़ी में 35 वर्षीय शख्स भूरमल सैनी की मौत हो गई थी। बुधवार सुबह परिजन अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, लेकिन जिस जगह पर अंतिम संस्कार होना था उस पर दूसरे पक्ष ने दावा ठोक दिया। जब से उदयपुरा पंचायत बसी है, हमारे पूर्वजों के 200-300 साल से हमारी शमशान घाट इसी जगह है। अब ये जमीन पहले किसी राजपूत की थी, अब उसके बाद इन्होंने ये विवादित जमीन को खरीद लिया। अब ये शमशान घाट यहाँ हमें मुर्दा जलाने नहीं दे रहे हैं। अभी एक जवान लड़के की मौत हुई है, भूरमल सैनी की, सन ऑफ श्री लक्ष्मण सैनी। अब ये जलाने नहीं दे रहे हैं और लाठी पटंगे डंडे लेके ये खेत में घूम रहे हैं। विवाद ये है कि हमारी खातेदारी भूमि है, उसमें जबरदस्ती फसल बोई हुई है और मुर्दा जला रहे हैं जबरदस्ती। फसल किसने बोई है? हमारी खुद की है। आपकी खुद की खातेदारी भूमि है, कोई नक्शा में कटी हुई नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो पहले से शमशान था या मतलब कैसे? पहले से था, वो पहले था इसमें, पर वो मन समाज से एक राजपूत की थी, हमने उनसे खरीद ली। उनसे हमने ये कहा भाई हम इसमें शमशान भूमि है, पैसा कम कर लो, लेकिन कोई मैंने लिखित में नहीं दे रखी है और कोई शमशान भूमि नहीं है, आप जो तो कुछ भी करो। इधर समझा बुझाकर समस्या का हल निकालने की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, इसलिए आला अधिकारियों को मामले की इत्तला दी गई, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को बुलाकर समझाइश शुरू। दोनों पक्षों ने 12 फीट का रास्ता देने और 44 वर्ग गज जगह शमशान को देने के लिए राजी हुए। जमीन की दर के आधार पर सभी पक्ष पैसे का लेन देन करेंगे। सहमति के 6 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। मृतक था जिसकी दाह संस्कार को लेकर विवाद हुआ था, आपस में गांव वालों की समझाइश से जिसका अंतिम संस्कार किया गया। आपसी सहमति से ही स्थायी तौर पर इनके विवाद को समाधान की कोशिश की है, जिसमें गाँव के सभी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसका स्थायी समाधान करने के लिए ही इन्होंने स्थायी इनका सहमति से एक समाधान निकाला है, जिसको ये प्रस्तुत करेंगे। हम उसके स्थायी समाधान को हमारे रिकॉर्ड में दर्ज कर लेंगे। अंतिम संस्कार का विवाद सुलझने के बाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शासन प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बांगड़ अस्पताल जिला अस्पताल तो बन गया, लेकिन इसमें जिला अस्पताल के लायक व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही। जिला अस्पताल के लायक व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से यहां पर आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल का बुरा हाल, डॉक्टरों की कमी से मरीज बेहाल, सुविधाओं के अभाव से मरीज हो रहे दो चार। ये है डीडवाना का सबसे बड़ा राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल, जहां हर रोज हजारों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी और सुविधाओं के अभाव में उनकी परेशानी दूर होने के बजाय बढ़ रही है। अस्पताल प्रशासन भी स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को जरूरी सुविधाएं न मिलने की बात कबूल कर रहा है। कमी की बात करें तो हमारे पास जैसे पीडियाट्रिशियन अभी 2 ही हैं, 2 पीडियाट्रिशियन अभी कम से कम हमें और चाहिए। फिजिशियन भी हमारे पास अभी 1 महीने बाद में हमारे पास से 3 ही रह जाएगी, तो वो भी कई बार छुट्टी पे होता है या नाइट ड्यूटीज होती हैं तो कम पड़ते हैं। फिजिशियन चाहिए हमें, एक गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए, सर्जन हमारे पास अभी एक ही है, सर्जन अभी हमारे पास कम से कम 2 सर्जन और हो तो भी हमारे पास अभी जरूरत है। 300 बेड के इस अस्पताल में न सिर्फ मरीज बल्कि काम कर रहे कर्मचारी भी परेशान हैं। अस्पताल में हर रोज 1000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं, लेकिन पर्याप्त डॉक्टर मौजूद नहीं है। अस्पताल में सर्जन से लेकर फिजिशियन तक की कमी है, महिला डॉक्टर की भी जरूरत है। स्टाफ की कमी के चलते कई विभाग को सही तरीके से चलाया भी नहीं जा रहा है, जहां ताला लगा है। 10 का स्टाफ था, अब जब से ये 300 पद का हुआ है तब यहाँ पे कार्यभार तो बढ़ा है लेकिन स्टाफ कम कर दिया गया है। यहाँ से 4 पद को विलोपित किया गया है जिसकी वजह से कार्यभार बढ़ा है। अब 4 स्टाफ कम होने से हम इवनिंग और नाइट के अंदर सेवा नहीं दे पा रहे, जिसके अंदर से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बनी है। इस बिल्डिंग में बिना पदों की स्वीकृति के ट्रॉमा सेंटर भी चल रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर पर ट्रॉमा सेंटर संचालन का अतिरिक्त भार आ जाता है। जिले में सबसे बड़ा अस्पताल है अपने यहाँ आसपास में। यहाँ सबसे बड़ी बात तो स्टाफ की कमी है। स्टाफ यहाँ आधे से ज्यादा छुट्टियों पे रहते हैं और पर्चियों की लाइन देखो, सबसे ज्यादा पर्चियों की लाइन में लंबी लंबी कतारें लगी हुई रहती है और सोनोग्राफी कक्ष है उसके ताला लगा हुआ है। अस्पताल में निशुल्क दवा केंद्रों पर मरीजों की भीड़ को देखते हुए 2 अतिरिक्त दवा केंद्रों का निर्माण किया गया, लेकिन अब तक इन दवा केंद्रों का संचालन शुरू नहीं हुआ, जिसके चलते मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बहरहाल अस्पताल को भले ही जिला अस्पताल का दर्जा मिल गया हो, लेकिन सुविधाओं के नाम पर न तो मरीज खुश हैं और न ही यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले के लिए बनने वाले मिनी सचिवालय को लेकर के नेता आमने सामने हैं। विधानसभा में निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने मिनी सचिवालय को लेकर विधानसभा में सवाल पूछा तो सरकार ने कहा कि मिनी सचिवालय डीडवाना में ही बनेगा, लेकिन यूनुस खान ने कहा कि मिनी सचिवालय के लिए वसुंधरा राजे के शासनकाल में जमीन अलॉट हो चुकी है। अब ये तय है कि डीडवाना कुचामन जिले का मिनी सचिवालय डीडवाना में ही बनेगा, लेकिन किस जमीन पर बनेगा इसे लेकर के भी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर है। उस भूमि पर मिनी सचिवालय बनाने एक मुद्दा उठाया हमारे यहाँ से जो विधायक है यूनुस खान जी, उन्होंने मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। हर बार वो एक मजाक सा बना लेते हैं, चाहे जिला अस्पताल हो उसकी ज़मीन अलॉट हो रखी है तो बोलते हैं जगह बदलो। यहाँ पे जिला पिछली कांग्रेस की सरकार में बना, अब वो बोल रहे हैं कि वो जगह बदली जाए। आपने ना जिला बनवाया, आप लोगों को गुमराह करते रहे, ना आपने कभी जिले की जगह अलॉट करवाई। अब बोल रहे हैं मैंने जगह अलॉट करवा रखी, जब आपके वक्त जिला ही नहीं बना तो आपने जगह अलॉट करवाई किसकी थी। तो विधानसभा में डीडवाना से विधायक यूनुस खान ने यह मामला उठाया। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने सदन में मामला उठाते हुए मिनी सचिवालय की बात कही। तो वहीं रीट परीक्षा के बाद अब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश में 6 मार्च से 6187 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसके लिए बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। 6 मार्च से आरबीएससी की परीक्षाएं, सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। 6 मार्च से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए 19,98,509 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। एग्जाम के लिए 6,187 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं के एग्जाम 6 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगे, जबकि 12वीं के एग्जाम 6 मार्च से 9 अप्रैल तक चलेंगे। बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री, प्रश्न पत्र आदि संबंधित जिलों में पहुंचकर संबंधित थाने या पुलिस चौकी पर रखवा दिए गए हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में, और निर्धारित कार्यक्रमानुसार
परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पुलिस थाने में शिक्षा विभाग की अलमारी में रखे जाएंगे। वहीं परिवहन के लिए वाहनों का चिन्हीकरण कर लिया गया है, जिन्हें जीपीएस से कनेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचाने की होगी वीडियोग्राफी। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्ते तैनात किए गए, जो अपने साथ कैमरा लेकर परीक्षा केंद्र का जायजा भी लेंगे। जिन संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर और नोडल केंद्र, एकल केंद्र और जो चिन्हित किए गए हैं ऐसे केंद्रों पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का कार्य भी चल रहा है। तो ऐसे केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और जहां सीसीटीवी नहीं है ऐसे केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी है। छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस में ही आने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी का चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ का ये अपने गृह क्षेत्र में 7वां दौरा है। वे अंतिम बार नवंबर 2024 में अपने गांव काजड़ा आए थे, जहां पर उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया था। आज भी उन्होंने नवलगढ़ उपखंड के सांगासी गांव स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मखौल उड़ाने वालों से उन्हें खिन्न होती है। एक दूसरे को खुश करने की आदत डालो। लाइफ के अंदर और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कटाक्ष, दूसरे के मन को पीड़ित करना ये उचित नहीं है। आप अच्छा सोचोगे, अच्छी बात करोगे, सकारात्मक रवैया रखोगे, बड़े चमत्कारिक नतीजे आएंगे। कभी कोई टेंशन मत रखो, स्ट्रेस मत रखो। ऐसा। और इसी बीच अजमेर के ब्यावर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ब्लैकमेल कांड को लेकर के आक्रोश रैली निकाली गई है। इस रैली में महिलाएं, पुरुष और व्यापारी शामिल हुए हैं। बस स्टैंड पर टायर जलाकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की है। मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अंदर जो मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा हिंदू नाबालिग लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया और उनके हत्या की गई और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उसके विरोध के अंदर यह ज्ञापन दिया गया है। हिंदू संगठन हो चुका है और हिंदू समाज पीछे नहीं हटेगा। अगर प्रशासन ने इस पर कुछ नहीं किया तो हिंदू समाज आगे आकर के तो भीलवाड़ा में